गुड मॉर्निंग। 9th क्लास हिंदी का चैप्टर सेकंड लहसा की ओर मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था। आज इसका सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि लेखक नेपाल की यात्रा के लिए निकलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक साधारण वेशभूषा में तो जाने ही नहीं दिया जाता है, बल्कि भिखमंगों के रूप में वे अपने फ्रेंड्स के साथ नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं और वहाँ के एक शहर लहसा की यात्रा करते हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान बताते हैं कि परित्यक्त यानी छोड़े हुए चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, यानी रास्ते का खर्चा। हम वह दोनों चिट्ठियों से दे दी। शायद उसी दिन हम थोडंगा के लिए पहले आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ से सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती। 5 साल बाद हमें इसी रास्ते से लौटे थे, भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, यानी एक सज्जन व्यक्ति के रूप में घोड़े पे सवार होके। किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के लिए सबसे गरीब आदमी की झोपड़ी में ठहरे थे। कुछ लोगों ने उस वक्त के मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, खासकर शाम के वक्त 6 चंग पीकर बहुत कम होश हवास के दुरुस्त रहते हैं। अब हम सबसे विकट ठांडा थोड़ला पार करना था। ठांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने का हम दोनों तरफ मिलो तो कोई गांव गिराव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण आदमी दूर तो देख भी नहीं सकता था। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार का खुफिया विभाग और पुलिस उतना खर्च नहीं करती। हथियार व कानून न रहने का यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव से में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे हैं और कहीं कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुलची दे के पैसा कहते, भीख मांगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील कम नहीं था। हमने सुमति से कहा, यहाँ से लंगथौर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े रहेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ठंडे के पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त ठंडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से हिमालय के 17 से 18 हजार फीट ऊंचे थे। हमारी दक्षिण की तरफ पूरब से दक्षिण की ओर हिमालय के 4 हजारों सफ़ेद शिखर चले गए। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे, न वहाँ कोई बर्फ की सफ़ेदी, न किसी प्रकार की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ठंडे के देवता का स्थान पा लिया था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। चलने लगा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन घोड़ा था कि आगे जा रहा था या पीछे। जब मैं जोर लगाता तो सुस्त पड़ता। 1-2 जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला। वहाँ एक घर पूछने में पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है।
फिर लौट कर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गाँव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिला। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब ये पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैंने दो टोकरी कुंडे यूं ही डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत गर्मी से जवाब दिया, मेरा कसूर क्या है? मेरे मित्र देख रहे थे कैसे घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता वह उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। वहाँ भी अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गरम गरम थुक्का मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर दूर एक छोटी सी पहाड़ी के भीतर दिखाई दे पड़ता था। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से गूंथे खत्म हो रहे थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना दिया जाता था। वह यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ते भर उधर ही लगा देंगे ना, उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना मुश्किल था। तिब्बत की धूप थी, बड़ी कड़ी मालूम होती थी। थोड़े से भी मोटे कपड़े को सिर पर ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो गया था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यदि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक मोटे मोटे जागीरदारों में बंटी थी। इन जागीरदारों का बहुत हिस्सा मठों के पास में था। अपनी अपनी जागीर हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजार देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा। जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होती थी। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बहुजन अनुवाद इतिहास लिखित 103 पोथियाँ रखी थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही। सुमति ने फिर अपने आसपास अपने यजमानों के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गया। मैंने समझा 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु से नमस्ते करके आगे विदा हो गए।